नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपोरिया टर्म, जिसे हम डेडलॉक ऑफ मीनिंग भी कहते हैं, नो कंक्लूजन भी कहते हैं, कन्फ्यूजन भी कहते हैं और एक ऐसी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन भी कहते हैं जब आपकी सिचुएशन अनअंसरेबल हो जाती है। उसे ही हम अपोरिया कहते हैं। इसे हम और एक्सप्लेन वे में समझते हैं। जब कोई राइटर अपोरिया का यूज़ करता है किसी कैरेक्टर के थ्रू, अपोरिया में बी a rhetorical device that can take the form of a question or a statement। ये कोई क्वेश्चन भी हो सकता है अपने आप से, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। सिंपल वे में समझिए, हो सकता है आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या तो आपको पजलमेंट होना। जब आप पजल हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं, ना आप इधर के होते हैं ना उधर के, और जो आप डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं, उस सिचुएशन को भी हम अपोरिया कहते हैं। और ये जो अपोरिया है, ग्रीक वर्ड से लिया, ये ड्राइव हुआ है। दरीदा ने इस टर्म को कॉइन किया है। दरीदा application of the term to describe a paradoxical or unanswerable question that forces you to think differently। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपोरिया के ऊपर। अपोरिया is a rhetorical device that can take the form of a question or statement and is often used to involve an audience or lead them to certain conclusion। It can also be used to express genuine doubt or to feign doubt or rhetorical effect। मीन्स कि कोई प्रिटेंड भी कर रहा हो वैसी सिचुएशन का, जानबूझ के भी वैसी सिचुएशन के लिए राइटर इफेक्ट डालता है। जानबूझ के राइटर जो है अपोरिया का यूज़ करता है उसमें रेटोरिकल इफेक्ट डालने के लिए। In literature, aporia can refer to moment in text when readers reach a point of indecision। जब रीडर एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचता है जब वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या ये यही मीनिंग है। When the meaning becomes ambiguous or contradictory, or when the argument present a logical impasses or contradictions। इसको डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी में क्यों यूज़ किया था? क्योंकि वहाँ पे पहले से बात हुई है कि नो टेक्स्ट हैज़ एब्सोल्यूट मीनिंग। देयर इज ऑलवेज सम पॉसिबिलिटी ऑफ सम न्यू इंटरप्रिटेशंस, बिकॉज thesis and antithesis remains opposed to each other without any possibility of synthesis। आपने देखा होगा, आपने हैमलेट पढ़ा होगा, जब वो सिचुएशन में हो जाता है, दिस includes aporia which he uses when Hamlet asks to be or not to be। That is the question, whether it is nobler in the mind to suffer। आपने एक पोइम भी पढ़ी होगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ बोर्ड and I took the one less traveled by and that has made all the difference। मीन्स कि राइटर की जो पजलमेंट थी, चाहे वहाँ पर वो कन्फ्यूज़न था, चाहे वो मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि वो अनेबल था एक डिसीजन लेने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं हम? अपोरिया कहते हैं। Many of us that there can be a great deal of uncertainty in some of Shakespeare plays। Have you already read that novels like Romeo and Juliet? Juliet raises the rhetorical question, what's in a name? When she realizes that the two young lovers cannot be together because their families are fighting। The obvious answer suggested by her statement about the rose is that there is nothing of importance in a name। तो इस तरह की सिचुएशन को आप अगर लिटरेचर में अगर इस टर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? डेडलॉक ऑफ मीनिंग, नो कंक्लूजन, पजलमेंट ऑफ स्टेटमेंट, पजलमेंट ऑफ मीनिंग एंड डिफिकल्टी टू कॉम्प्रिहेंड। इसे ही हम क्या कहते हैं? अपोरिया कहते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।